और बाकी बच्चों को बोल दीजिए क्लास में आ जाए। तो बिग डेटा एनालिटिक्स का ये सिलेबस है ना, जिसको मैं और वासिफ सर पढ़ा रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने बिग डेटा के बारे में डिस्कस कर लिया है। व्हाई वी यूज द बिग डेटा, डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल सिस्टम एंड द बिग डेटा सिस्टम, ठीक है, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन द ट्रेडिशनल सिस्टम्स, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया। व्हाई वी यूज द बिग डेटा, रीजन ऑफ यूजिंग द बिग डेटा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिकली हडूप हडूप सिस्टम या हडूप फ्रेमवर्क के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। और हडूप फ्रेमवर्क के अंदर हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली ये हडूप फ्रेमवर्क जो है वो अपेचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने डेवलप किया था टू स्टोर दी ह्यूज डेटा। ठीक है, ह्यूज डेटा सेट को स्टोर करने के लिए हमने यूज किया था। नाउ हडूप हैव टू two key components we can say. So in Hadoop, two key components are basically one is the your HDFS and second one is your MapReduce, right? तो HDFS के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया है कि बेसिकली HDFS का क्या आर्किटेक्चर होता है, उसके अंदर क्या क्या की कंपोनेंट्स होते हैं। और हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में भी हमने हडूप के डिस्कस किया था। उसके अंदर वेरियस टाइप के हम लोगों ने मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर के अंदर कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं एक एचडीएफएस फाइल सिस्टम के अंदर, वो डिस्कस किया। तो बेसिकली हमने देखा था कि एचडीएफएस जो है वो ह्यूज डेटा सेट को स्टोर करने के लिए यूज होता है इन दी ऑन द कमोडिटी हार्डवेयर इन द टर्म ऑफ बाय यूजिंग क्लस्टर्स ऑफ कमोडिटी हार्डवेयर। ओके। उसके बाद हम लोगों ने मैप रिड्यूस के बारे में डिस्कस किया था कि बेसिकली मैप रिड्यूस क्या है। तो मैप रिड्यूस हमने देखा था कि मैप रिड्यूस इज यूज टू डू पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने के लिए हम मैप रिड्यूस को यूज करते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेसिकली नेम नोड क्या होता है, डेटा नोड क्या होता है, सेकेंडरी नोड क्या होता है, जॉब ट्रैकर क्या होता है, टास्क ट्रैकर क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था ड्यूरिंग दी एचडीएफएस क्लास एज वेल एज इन दी क्लास ऑफ मैपरेड्यूस। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जॉब टास्क ट्रैकर और जो हमारा जॉब ट्रैकर है वो हमारा बेसिकली यूज होता है मैपरेड्यूस के अंदर। लेकिन ओवरऑल नेम नोड, डेटा नोड और ये जो हमारे पांचों तरीके के ये डेमन्स हैं, वो सभी हमारे क्या होते हैं, एच डी एफ एस और मैप रिड्यूस दोनों के अंदर यूज होते हैं। और दोनों का काम होता है कि एक का काम होता है एच डी एफ एस का काम कि डेटा को स्टोर करना, डेटा है ना, यूज डेटा को स्टोर करना, और दूसरे का काम होता है उसमें प्रोसेसिंग करना, पैरेलल और एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग करना। तो हाउ नेम नोड मैनेजेस दी वेरियस डेटा नोड्स। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे आर्किटेक्चर होते हैं। ठीक है। तो आर्किटेक्चर के अंदर हमारे मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि बेसिकली नेम नोड हो गया, सेकेंडरी नेम नोड हो गया, और जॉब ट्रैकर, ये हमारे मास्टर्स डेमन कहलाते हैं। और जो हमारा डेटा नोड है और टास्क ट्रैकर है वो स्लेव डेमन्स कहलाते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कॉन्फ़िगर योर हाडूप क्लस्टर्स। ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सएमएल इन कॉन्फ़िगरिंग दी हाडूप। So without XML, we cannot think about the configuration of the Hadoop architecture. How we will configure the name node, how we will configure the data node, how we will interact with the Java. तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने
टास्क ट्रैकर तक के पढ़ लिया है, ठीक है। और अभी टास्क ट्रैकर और जॉब ट्रैकर के बारे में मैं ब्रीफ में डिस्कस कर लूँगा। तो ये है आपकी सेकंड यूनिट का पार्ट। तो सेकंड यूनिट के अंदर आपका इतना पार्ट ये है, और उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारा बेसिकली 3 तरीके के हैं हमारे, एक तो लोकल, स्यूडो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड और फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड मोड, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। And then we will discuss about the unit third, where we will discuss about how we can write the programs on MapReduce, ठीक है। तो MapReduce के अंदर हमारे कौन कौन से बेसिकली कैसे फ्रेमवर्क को हम यूज करते हैं। यहाँ पे 2 तरीके के फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, ओल्ड फ्रेमवर्क और न्यू फ्रेमवर्क, ठीक है। तो उस मैप रिड्यूस के प्रोग्राम को राइट करने के लिए हडूप मैप रिड्यूस है ना, तो उसके अंदर ड्राइवर क्या क्या कोड होता है, मैपर कोड क्या होता है, रिड्यूसर कोड क्या होता है, रिकॉर्ड रीडर क्या होता है, कॉम्बिनेटर क्या होता है, और पार्टीशनर क्या, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो आपके जो मिड टर्म होगा आपका, जो 12 या 13 जिस डेट को भी फिक्स्ड है, उसमें आपकी ये आपको 2 यूनिट्स आएगी, है ना। और आप देख सकते हैं कि 2 यूनिट मतलब कि यहाँ पे सीरियल नंबर 2 और सीरियल नंबर 3 जो है आपके इस मिड टर्म 1 में आया है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है किसी को कोई डाउट होगा कि क्या सिलेबस में है, आएगा एग्जाम में, एनी डाउट? नो सर। है ना, नो सब। ओके गुड। तो ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्किंग विद द बिग डेटा। तो वर्किंग विद बिग डेटा के अंदर हम लोगों ने अभी जैसे सिलेबस के अंदर हम देख रहे थे कि जो फर्स्ट यूनिट का पार्ट 2 था, यानी सीरियल नंबर 2 का पार्ट 2 था, उसके अंदर हम लोगों ने हडूप के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो वही हडूप के अंदर हम देख रहे थे कि बेसिकली ये जो HDFS फाइल सिस्टम है उसके अंदर हम नेम नोड को और सेकेंडरी नेम नोड की बात हम बहुत ज़्यादा यूज कर रहे थे, कि हम बोल रहे थे कि जो डेटा है हमारा ह्यूज डेटा है उसको हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि वी आर स्टोरिंग द डेटा इन द ब्लॉक्स। तो वहां पे क्या होगा कि हाउ द ब्लॉक विल स्टोर द डेटा, और हाउ वी विल मैनेज पर्टिकुलर फाइल को कैसे मैनेज करेंगे, कि हमें जैसे अगर हमने एग्जांपल लिया था कि 200 MB का कोई फाइल है, तो उस फाइल को हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हम स्प्लिट करेंगे टू दी वेरियस ब्लॉक्स। तो उस कंडीशन में हमने देखा था कि जो हडूप का 1.x वर्जन है उसके अंदर डिफॉल्ट साइज जो है 64 MB होता है, और जो 2.x लेटर वर्जन है उसके अंदर जो डिफॉल्ट साइज है वो 128 MB का होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्लॉक्स होंगे वो 64 MB के होंगे। तो 200 जो MB है उसको हम कह सकते हैं कि 64 के 3 चंक्स एंड 1 चंक ऑफ 8 MB, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 4 चंक्स में हमारे क्या होंगे, डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि हम बेसिकली नेम नोड जो है वो मेटा डेटा मेंटेन करके रखता है, मतलब कि हाउ योर व्हाट इज योर फाइल नेम एंड इन वेरी हाउ मेनी चंक्स और हाउ मेनी ब्लॉक्स इट इज स्प्लिटेड डिवाइडेड, ठीक है। और कौन कौन से डेटा नोड के कौन कौन से ब्लॉक के अंदर वो स्टोर है। तो नेम नोड हमारा जो है वो मेटा डेटा को कंटेन करके रख रहा है, और उसके अंदर हमारी फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम मैनेज करके रख रहे हैं। लेकिन जब हम डेटा नोड की बात कर रहे हैं तो डेटा नोड बेसिकली ब्लॉक को या चंक्स को, चंक हम कह सकते हैं, वो कंटेंट करके रख रहा है, जिसके अंदर हमने क्या करा है, एक जो फाइल है उसको स्प्लिट किया है ना। तो वहां पे जैसे 64 MB की हमने के ब्लॉक्स को हमने बनाया। तो वो हमारे किस किस ब्लॉक के अंदर हमारे स्टोर होता है, ये हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हडूप की बात करें तो दीज ये जो है हमारे 5 डेमन्स है, डेमन्स ना, जो मतलब बैकग्राउंड पे रन हो रही है। डेमन इज अ प्रोसेस, है ना, डेमन इज अ प्रोसेस। तो तो ये हमारे क्या है, बैकग्राउंड पे
रन हो रही है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे ये जो 5 तरीके के हमारे ये डेमन है। एक तो हमारा नेम नोड, ठीक है, सेकेंडरी नेम नोड और जॉब ट्रैकर। ये तीनों हमारे जो है, ये जो तीनों हमारे हैं, ये हमारे हडूप आर्किटेक्चर के अंदर मास्टर कहलाएंगे, ठीक है। और ये जो डेटा नोड है और ये हमारा टास्क ट्रैकर है, ये दोनों हमारे कहलाते हैं स्लेव, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेम नोड है वो हमारा क्या है, डेटा नोड के साथ कम्युनिकेट करता है, मतलब दिस मास्टर कम्युनिकेट्स विद दी स्लेव नोड। और यहाँ पे क्या है, डेटा नोड हमें इंडिकेट करता है कि बेसिकली जो डेटा आपने इसमें किसी ब्लॉक के अंदर स्टोर किया है दैट इज अलाइव, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करता है, हर्ट बीट जो है वो नेम नोड को भेजते रहता है। तो हर 3 सेकंड्स में क्या करता है नेम नोड। दूसरी चीज क्या है, नेम नोड के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमने कितने ब्लॉक्स बनाए हैं, तो उस ब्लॉक में अगर हमारा डेटा मान लो 3 ब्लॉक्स में स्प्लिट हुआ है, तो उसको स्टोर करने के लिए हमें 3 ब्लॉक तो चाहिए। साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि हडूप में हम कमोडिटी हार्डवेयर को यूज करते हैं जो कि चीपर हार्डवेयर होते हैं। और इस वजह से क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि इन डेटा की जो है वो रेप्लिका क्रिएट करते हैं। तो इन हडूप रेप्लिकेशन क्रिएट करते हैं। तो इन हडूप वी क्रिएट द रेप्लिकेशन ऑफ 3 रेप्लिकेशन, ठीक है। तो अगर हमारे पास 3 ब्लॉक में हमारा डेटा स्टोर हो रहा है तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 9 टोटल हमारे पास क्या होंगे, 9 डुप्लीकेट कॉपीज होंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती है, हमारे नेम नोड जो है वो हमारा मेटा डेटा को स्टोर करके रखता है। और इसके अंदर डिटेल होती है कि हमारा जो हमने कितने रेप्लिकास क्रिएट किए हैं और कितने ब्लॉक के अंदर हमारा डेटा स्टोर हुआ है, कितने डेटा नोड हमारी यूज हो रहे हैं। तो ये सब चीजें नेम नोड के अंदर होती है। साथ ही साथ ये हमेशा फीडबैक लेते रहता है डेटा नोड से। तो डेटा नोड हमेशा हार्ट बीट भेजते रहेगा, हार्ट बीट पहुंच रही है, इसका मतलब ये है कि दैट पर्टिकुलर ब्लॉक इज लाइव, ठीक है, लाइव है। और अगर वो उसकी हार्ट बीट किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक नहीं आई उस नेम नोड में, तो ये मान के चलते हैं कि वो ब्लॉक जो है वो फेल्ड हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई, फेलियर आ गई। तो उस कंडीशन में नेम नोड क्या करता है, उसकी एक रेप्लिका फिर से क्रिएट कर देता है, ठीक है। उस डेटा नोड की रेप्लिका क्रिएट करता है। तो उसके रिस्पेक्ट में वो कहाँ स्टोर होगा उसकी डिटेल भी वो क्या करता है, अपडेट करता है इन दी नेम नोड, ठीक है। तो ये हमारा नेम नोड के का मेजर वर्क है। चाहे तो आप HDFS फाइल सिस्टम के अंदर हम बात करें, चाहे वो मैप रिड्यूस के अंदर बात करें, दोनों की जगह हमें काम आएगा। मैप रिड्यूस के अंदर क्योंकि हम डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो उसमें जब भी प्रोसेसिंग होगी तो हमारा जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जॉब ट्रैकर देखेगा कि टास्क हमारा परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर जो है वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। तो इसका मतलब है जॉब ट्रैकर जो है वो हमारा मास्टर है और टास्क ट्रैकर जो है वो स्लेव है। तो ये टास्क ट्रैकर जॉब ट्रैकर को रिस्पॉन्ड करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डेटा नोड जो है वो टास्क ट्रैकर से कम्युनिकेट करेगा, और नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड और जो जॉब ट्रैकर है, तीनों जो मास्टर्स के जो तीनों डेमन्स है वो तीनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते। मास्टर अपने तीनों से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्लेव अपने दोनों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन जब और कम्युनिकेशन करना है तो मास्टर के अंदर से, मास्टर में नेम नोड डेटा नोड से कम्युनिकेट कर सकता है स्लेव का, और जॉब ट्रैकर जो मास्टर का है वो स्लेव के टास्क ट्रैकर से कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो सेकेंडरी नोड हमारा, सेकेंडरी नेम नोड जो है वो हमारा एडिशनल है, जो कि नेम नोड की रेप्लिका क्रिएट स्टोर करके रखता है। क्योंकि नेम नोड भी हमारा क्या कर रहा है कि पूरा मेटा डेटा मेंटेन करके रख रहा है। तो आगे हम स्लाइड में देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर। तो नेम नोड में क्या है, हडूप एम्प्लॉइज अ मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर फॉर बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ठीक है। स्टोरेज मतलब HDFS और कंप्यूटेशन मतलब मैपरेडिस। नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम इज कॉल्ड द HDFS, ठीक है, यही अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। द नेम नोड इज द मास्टर ऑफ HDFS दैट डायरेक्ट्स द स्लेव डेटा नोड daemon to perform the low level IO task, input output task, ठीक है। तो डेटा नोड इज द स्लेव। द नेम नोड इज द बुक कीपर ऑफ HDFS, मतलब
Hadoop distributed file system का जो नेम नोड है वो बुक कीपर है, मतलब ये दिस इज नेम नोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दी रिकॉर्ड्स, मतलब कि इट इज कंटेनिंग द डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा। तो इट कीप्स ट्रैक ऑफ हाउ योर फाइल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ब्लॉक्स। तो ये चीज हमने बोली कि अभी अगर 200 MB है तो वो कैसे वो स्प्लिट हुआ है। विच नोड्स स्टोर दोज ब्लॉक, कौन सा नोड उसको स्टोर करता है उन ब्लॉक को, एंड द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, कि क्या सभी के सभी नोड लाइव है, अलाइव है या नहीं है, ठीक है, किसी तरह का कोई फेलियर तो नहीं है, ये सब चीजों की मॉनिटरिंग। तो हेल्थ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, तो हेल्थ की जब यहाँ पे बात करें तो इसका मतलब डेटा नोड जो है हमेशा टाइम टू टाइम हर्ट बीट सेंड करता है कि देयर जो नोड जो क्रिएट हुए हैं, जो ब्लॉक है उन डेटा नोड के अंदर, दे आर अलाइव। ठीक है, ये चीज। द सर्वर होस्टिंग द नेम नोड टिपिकली डज नॉट स्टोर एनी यूजर डेटा। ओके, क्लाइंट का डेटा स्टोर नहीं करता और परफॉर्म एनी कंप्यूटेशन फॉर अ मैथमेटिक्स परफॉर्म। तो नेम नोड की कोई यहाँ पे कोई नेम नोड यूजर का कोई डेटा स्टोर करके नहीं रखता, ना वो किसी तरह की कंप्यूटेशन पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन टास्क परफॉर्म करता है मैथमेटिक्स के लिए, ये दोनों काम नहीं करता। यही हमने देखा कि नेम नोड का काम केवल क्या है कि कंटेनिंग द मेटा डेटा रिकॉर्ड्स, है ना, बुक कीपर की तरह काम कर रहा है। तो वहां पे क्या है, नेम नोड अगर मैप रिड्यूस को काम करना है, मतलब मैप प्लस रिड्यूस का काम करना है, तो वो परफॉर्म होगा हमारा डेटा नोड पे। ठीक है, यानी स्लेव के पार्ट। The negative aspect of name node is that if the name node fails, then the entire Hadoop cluster will fail. ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारा ये नेम नोड फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पूरा Hadoop क्लस्टर विल फेल। तो इसीलिए हमने क्या करा, सेकेंडरी नेम नोड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नेम नोड के बारे में। नाउ डेटा नोड, इट इज अ स्लेव नोड। ओके, तो each slave machine in HDFS cluster will host a data node। सभी को सुनाई दे रहा है बेटा? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, okay. sir. Will host a data node daemon to perform the reading and writing SDFF block to actual files on the local file system. Okay, तो each slave machine, तो data node हमारा slave part के अंदर आ रहा है, तो उसके अंदर हम SDFF क्लस्टर का मतलब है, हमने बोला था कि कितने हमारी जो फाइल्स है वो कितने डेटा नोड के अंदर स्टोर हो रही है, तो वो मिलके एक क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ कमोडिटी हार्डवेयर। ठीक है, तो वो चीजें हम, तो क्लस्टर विल होस्ट अ डेटा नोड डेमन टू परफॉर्म द रीडिंग एंड राइटिंग एचडीएफएस ब्लॉक। तो हमारा रीडिंग और राइटिंग जो दोनों टास्क है वो हमारे डेटा नोड के अंदर हो रहा है। ठीक है, ब्लॉक्स टू एक्चुअल फाइल्स ऑन द लोकल फाइल्स। ओके, व्हेन वी वांट टू रीड और राइट अ एचडीएफएस फाइल, द फाइल इज broken into blocks। ठीक है, and the name node will tell your client which data node each block resides in। समझ में? तो ये क्लाइंट नेम नोड बस इंफॉर्म करता है क्लाइंट को, जो हमने देखा था कि कैसे वो ब्लॉक की रिक्वेस्ट करता है और कैसे वो क्लाइंट को एक्नॉलेजमेंट मिलता है, और एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद क्या होता है, उसकी फाइल्स को क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू दी वेरियस ब्लॉक। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो नेम नोड विल टेल यू योर क्लाइंट which data node is block resides in। Your client communicates directly with the data node daemons to process the local files corresponding to the block. Okay. Now a data node may communicate with other data node to replicate its data block for redundancy। तो यही हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली हर एक डेटा की 3 कॉपी, 3 रेप्लिका क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो हम यहाँ पे लाइट चीपर हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं, कम्युनिटी हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है कि हार्डवेयर फेलियर, in order to reduce the cost of Hadoop implementation, Hadoop framework का या Hadoop architecture जो हम implement कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम कमोडिटी हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं। और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि हर डेटा, और फायदा क्या है इसमें कि हम हर डेटा की 3 कॉपी मेंटेन करके रख रहे हैं, तो कहीं पे भी अगर फेलियर होगा तो हमारे पास दूसरा डेटा होगा। और जैसे ही नेम नोड को पता चला कि ये पर्टिकुलर डेटा फाइल जो है एक ब्लॉक से डिलीट हो गई है या फेल्ड हो गई है, तो उस कंडीशन में उसकी रेप्लिका वो क्रिएट कर देगा इन अ न्यू डेटा। ओके, तो डेटा नोड में कम्युनिकेट विद अदर डेटा नोड टू रेप्लिकेट इस डेटा ब्लॉक फॉर रेटिंग्स। ठीक है, तो नेम नोड और डेटा नोड का डायग्राम। तो ये एक नेम नोड है। ठीक है, तो नेम नोड के अंदर क्या है कि
1 2 3 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा डेटा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 4 5 जो है वो हमारा डेटा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे इसमें देख सकते हैं कि 2 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ पे है, ठीक है, 5 4 यहाँ है। तो 5 कितनी जगह है, 1 2 3 जगह आपको 5 दिख रहा है, ठीक है। 1 भी आपको कितनी जगह, 3 जगह दिख रहा है। 2 भी आपको कितनी जगह दिख रहा है, 3 जगह दिख रहा है। इसका मतलब है यू क्रिएटेड दी रेप्लिका ऑफ दी फाइल, ठीक है। 5 आपकी क्या है, ब्लॉक्स हैं, जिसमें एक में डेटा 1 है और एक में डेटा 1 को स्टोर करने के लिए 3 ब्लॉक की जरूरत है और डेटा 2 को स्टोर करने के लिए 2 ब्लॉक की जरूरत है। तो आपने क्या किया, इन डेटा नोड के अंदर आप स्टोर करके रख रहे हो, ठीक है। तो ये आपका ये इस तरह से ये आपका ये डेटा नोड ये आपके इस तरह से कनेक्टेड है, जिसके अंदर 1 एक जगह, 1 2 1 1 1, तो ये रेप्लिका क्रिएट हो रही है, ठीक है। ये तो name node, data node interaction in HDFS, the name node keeps track of the file metadata, which files are in that system and how each file is broken down into blocks, ठीक है। Data node provides backup storage of the blocks and constantly report to the name node to keep the metadata current, ठीक है। तो ये चीज, तो we so two data files, one at the ठीक है, data 1 and another data 2. The data 1 file take up 3 blocks, which we denote 1 2 and 3, and the data 2 file consists of block 4 and 5. The content of files are distributed among the data nodes, ठीक है। तो डेटा नोड्स में हमारे डेटा नोड के ब्लॉक में हमारी फाइल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। साथ ही साथ हमने क्या किया, उनके रेप्लिका क्रिएट किया। तो इन द अबव फिगर ईच ब्लॉक each has 3 replicas to ensure that if any one data node crashes or becomes inaccessible over the network, we will still be able to read the files, ठीक है। वहाँ 3 आपको हर एक फाइल की 3 कॉपी आपको दिख रही है। तो डेटा नोड्स आर कॉन्स्टेंटली रिपोर्टिंग टू दी नेम नोड। तो ये हमेशा क्या करेगा, डेटा नोड जो स्लेव नोड है वो नेम नोड को कॉन्स्टेंटली रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो data node continually communicate with the name node to provide information regarding local changes as well as receive instructions to create, move or delete block from the local disk, ठीक है। तो ये हमेशा क्या है, डेटा नोड हमेशा कम्युनिकेट करेगा टू दी नेम नोड टू इन्फॉर्म कि हमने कहीं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में तो डेटा को मूव नहीं कर दिया है, फाइल को मूव तो नहीं कर दिया है, ठीक है, या हमने किसी तरह की उसकी डुप्लीकेट तो नहीं कर दिया या डिलीट तो नहीं कर दिया। तो ये सब चीजें जो है वो हमारी क्या हो गई, नेम नोड के पास में होगी। तो हम ओवरऑल इन वन सिंगल लाइन वी कैन से नेम नोड इज यूज्ड टू स्टोर द मेटा डेटा, ओके, एंड द एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटा नोड, ओके। ये डायग्राम हमने देखा था। द नाउ द सेकेंडरी नेम नोड SNA, the secondary name node is an assistant daemon for monitoring the state of cluster HDFS, ठीक है। तो जितने भी क्लस्टर्स हमारे पास है, क्लस्टर्स का मतलब है जितने भी हमने डेटा नोड्स यूज कर रहे हैं टू स्टोर दी फाइल्स, वो हमारे क्लस्टर्स हो, ठीक है। तो हर ईच क्लस्टर हैज वन ऐसा, मतलब कि सेकेंडरी नेम नोड जो है, एक क्लस्टर क्या मतलब है, जैसे मेरे 200 MB का डेटा है तो 200 MB के डेटा के लिए हमने एक क्लस्टर यूज किया, और एक क्लस्टर के अंदर हमारे क्या है, 4 नेम नोड है और 4 डेटा नोड है, सॉरी 4 डेटा नोड है, 4 डेटा नोड का एक क्लस्टर है और उस क्लस्टर एक क्लस्टर के रिस्पेक्ट में एक सेकेंडरी नोड, ठीक है। तो the SNN communicates with the name node to take snapshot of the HDFS metadata at intervals defined by the cluster config. तो क्लस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, SSN को रिफ्लेक्ट अपडेट करते रहेगा। हमें नेम नोड के अंदर कोई भी अपडेट नहीं होगा, कोई भी राइट ऑपरेशन नहीं होगा, सब ऑपरेशन जो होंगे वो हमारे सेकेंडरी नेम नोड के अंदर होंगे, ठीक है। और बाद में जो है वो जो भी अपडेट होंगे उसके बाद वो क्या होगा, नेम नोड के अंदर हमारा अपडेट हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द नेम नोड इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर फॉर अ Hadoop क्लस्टर एंड द SSN स्नैपशॉट हेल्प मिनिमाइज द डाउन टाइम एंड लॉस ऑफ। तो जो भी हेलो, जो भी मतलब किसी तरह का कोई डाउन टाइम, मतलब डाउन टाइम का मतलब क्या है कि हम बिग डेटा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा डेटा कम्युनिकेशन जो है वो 24/7 होना चाहिए। तो जो डाउन टाइम होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज है लॉस ऑफ डेटा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, SSN जो है वो उस मेटा डेटा की रेप्लिका अपने पास मेंटेन करके रखता है, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है, ठीक है।
The name node failure requires human involvement to reconfigure the cluster to use the SNN as a primary. ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि अगर नेम नोड किसी वजह से फेल हो जाता है ना, तो उस कंडीशन में हमें ह्यूमन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट मतलब कि वो भी जो भी टेक्निकल पर्सन है जो उसको मैनेज करता है, इट विल कन्वर्ट SNN टू अ नेम नोड, SNN टू अ नेम नोड। उस SNN नोड को प्राइमरी नेम नोड बनाएगा जब हमारा वो जो नेम नोड है वो किसी वजह से फेल हो जाता है। ठीक है, फेलियर इसके अंदर आ जाता है। तो सेकेंडरी नोड हम इसीलिए यूज करते हैं कि सेकेंडरी नोड नेम नोड में वर्क एज अ प्राइमरी नेम नोड इन फ्यूचर इफ एनी फेलियर ऑकर्स इन दी ओरिजिनल नेम नोड। ठीक है, जो कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि नेम नोड के अंदर पूरी डिटेल्स है कि कौन कौन से नोड के अंदर किन ब्लॉक के अंदर क्या क्या डेटा हमारा स्टोर है। तो ये मेटा डेटा मेंटेन करके रख रहा है। तो एसएसएन के अंदर क्या क्या रख, एसएसएन क्या है, क्लस्टर को मेंटेन करके रख रहा है। तो क्लस्टर की जो भी डिटेल्स है उसको आप क्या करना है, नेम नोड के साथ मैप करना है। तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो एसएसएन को यूज करते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अभी तक हम लोगों ने देखा था कि ये तीनों काम कर रहे हैं, नेम नोड हो गया, सेकेंडरी नेम नोड हो गया, डेटा नोड। तो डेटा नेम नोड और नेम नोड जो हो गया है ये हमारे HDFS फाइल सिस्टम के लिए हो गया है ना। हडूप के अंदर हमने जब बात करें तो हडूप के अंदर हमारा HDFS हो गया और दूसरा हो गया हमारा MapReduce। ठीक है, तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं कि हडूप का काम HDFS का स्टोरेज के लिए और इसका काम है प्रोसेसिंग के लिए, कंप्यूटेशन के लिए। ठीक है, तो जब कंप्यूटेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे जॉब ट्रैकर की बात करते हैं कि अगर कोई काम दे रहे हैं हम तो उसको हम जॉब ट्रैकर, MapReduce की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जॉब ट्रैकर विल प्ले इंपॉर्टेंट टास्क। तो टास्क ट्रैकर या जॉब ट्रैकर के अंदर हमारा जो है वो MapReduce विल प्ले। तो जॉब ट्रैकर डेमन इन दी लिंक बिटवीन योर एप्लीकेशन एंड हडूप। ठीक है, once we submit our code to the cluster, the job tracker determines the execution plan file, determining which files to process, assigns node to different tasks and monitors all tasks as they are running. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन प्लान जो बनता है और उसको ट्रैक करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, वो सब काम जो है वो हमारा जॉब ट्रैकर का है। तो जॉब ट्रैकर इज बेसिकली मास्टर, ठीक है, स्लेव, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में मास्टर डेमन। ठीक है, मास्टर डेमन है जो कि क्या कर रहा है कि एग्जीक्यूशन प्लान डिटरमाइन करता है फॉर द क्लस्टर। तो वंस वी सबमिट वन कोड टू द क्लस्टर, द जॉब ट्रैकर determine the execution plan by determining which files to process, assigns nodes to different tasks, and monitors all tasks as they are run. Okay, if a task fails, the job tracker will automatically relaunch the task, possibly on a different up to a predefined limits of retries, है ना। तो उसमें कोई लिमिट्स लगा रहेंगे कितनी बार आप रीट्राई कर सकते हो कि किसी अगर कोई टास्क फेल हो गया तो उसको हम रीट्राई करने की कोशिश करेंगे। अगर रीट्राई करने पे नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस टास्क को रीलॉन्च करेंगे ऑन अ डिफरेंट। ठीक है, देयर इज ओनली वन जॉब ट्रैकर डेमन पर हडूप क्लस्टर। तो एक हडूप क्लस्टर के अंदर क्या होगा, एक जॉब ट्रैकर होगा, ये चीज है। ऐसे ही हमने क्या करा कि एक हमारा क्या होगा, सेकेंडरी नेम नोड होगा फॉर वन क्लस्टर। ठीक है, ये चीज हमने भी अभी डिस्कस की। तो ओनली वन जॉब ट्रैकर डेमन विल बी फॉर वन हडूप क्लस्टर। इट इज टिपिकली रन ऑन अ सर्वर एज अ मास्टर नोड ऑफ द क्लस्टर। तो ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की कि ये बेसिकली मास्टर नोड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द योर टास्क ट्रैकर। तो टास्क ट्रैकर इज बेसिकली स्लेव, है ना, इट इज अ slave machine daemon. So just like the storage daemon, the computing daemon also follows a master slave architecture. The job tracker is the master overseeing the overall execution of a MapReduce job. तो यही चीज है कि अभी तक मैंने जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसके अंदर जो नेम नोड, डेटा नोड और सेकेंडरी नेम नोड तीनों हमारे HDFS के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, लेकिन जो जॉब ट्रैकर है और टास्क ट्रैकर है ये दोनों हमारे MapReduce के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो इस तरह से हमारे 5 डेमन्स। ओके, तो जॉब ट्रैकर इज द मास्टर ओवरसीइंग द ओवरऑल एग्जीक्यूशन ऑफ अ MapReduce जॉब
and the task tracker manages the execution of individual tasks on each slab. ठीक है, तो टास्क ट्रैकर जो है मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल टास्क ऑन ईच स्लैब. तो टास्क ट्रैकर इज अ स्लेव स्लेव और जॉब ट्रैकर इज अ मास्टर नोड. ठीक है, तो जॉब ट्रैकर जो है वो टास्क ट्रैकर को मॉनिटर करते रहते. तो मास्टर इज ट्रैकिंग द रिकॉर्ड ऑफ जॉब ट्रैकर, सॉरी टास्क ट्रैकर. ठीक है, तो मैप reduce job and the task takers manages the execution of individual task on each level. One responsibility of the task tracker is to constantly communicate with the job tracker. ठीक है, तो टास्क ट्रैकर जॉब ट्रैकर से कम्युनिकेट करेगा, डेटा नोड नेम नोड के साथ कम्युनिकेट करेगा. ठीक है, तो डेटा नोड इज स्लेव, नेम नोड इज मास्टर, टास्क ट्रैकर इज स्लेव, जॉब ट्रैकर इज मास्टर. ठीक है ना. If the job tracker fails to receive a heartbeat from a task tracker within a specific amount of time, it will assume the task tracker has crashed. ठीक है, and will resubmit the corresponding task to other nodes in the cluster. ठीक है, तो ये चीजें हैं कि टास्क ट्रैकर विल सेंड दी हार्टबीट टू दी जॉब ट्रैकर. वैसे ही जो हमारा कौन था डेटा नोड जो था वो हमारा नेम नोड को हार्टबीट भेज रहा था. ठीक है, वहां पे डेटा के स्टोरेज के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे हमारे एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट. ठीक है, assume the task tracker has crashed and will resubmit the corresponding task to other nodes in the cluster. ठीक है, तो this topology features a master node running the name node and job tracker daemon and a standalone node with the SSN in case of the master node fails. तो ये this topology, तो टोपोलॉजी फीचर का मतलब है कि मास्टर नोड के अंदर हमारे तीन है, एक तो नेम नोड, एक जॉब ट्रैकर और एक हमारा सेकेंडरी नेम. The slave machines each host a data node and a task tracker for running tasks on the same node where their data is stored. ठीक है, तो जहां डेटा स्टोर है वहीं पे हम क्या कर रहे हैं, टास्क ट्रैकर को यूज कर रहे हैं. और वी कैन से वी आर यूजिंग द मैप प्लस रिड्यूस. ठीक है, तो मैप इज फॉर स्प्लिटिंग, रिड्यूस इज फॉर कंबाइनिंग. तो ये हमारा क्या है, ये पांचों डायमेंस के बारे में, पांचों नोड के बारे में हमको समझना. तो ये डायग्राम हमारा है कि क्लाइंट है, उसके जॉब को जॉब ट्रैकर है, जॉब ट्रैकर इज कम्युनिकेटिंग विद द टास्क ट्रैकर है और मैप एंड रिड्यूस. तो मैप इज फॉर स्प्लिटिंग, रिड्यूस इज फॉर कंबाइनिंग. ठीक है, जो हमने वर्ड काउंट का एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में मैप रिड्यूस के अंदर, तो उसमें मैप के अंदर क्या कर रहे थे, हम स्प्लिट कर रहे थे, और रिड्यूस के अंदर क्या कर रहे थे, उनको हम कंबाइन कर रहे थे. ठीक है, तो पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग. ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, फोर टास्क ट्रैकर वर्क कर रहे हैं, यानी फोर टास्क ट्रैकर में फोर पैरेलल मैप रिड्यूस टास्क हमारे वर्क कर रहे हैं. ठीक है, तो सेकेंडरी नेम नोड हमारा क्या है कि सेकेंडरी नेम नोड जो है वो नेम नोड की कॉपी करके मेंटेन करके रख रहा है, और साथ ही साथ क्या है, जॉब ट्रैकर इज कम्युनिकेटिंग विद द डेटा नोड टास्क ट्रैकर, डेटा नोड टास्क ट्रैकर, डेटा नोड टास्क ट्रैकर. तो यहाँ पे सेकेंडरी नेम नोड सेकेंडरी नेम नोड एंड जॉब ट्रैकर आर these three are your masters, these two are slave. ठीक है, तो these two are slave. The topology of a typical Hadoop cluster, it is a master slave architecture in which the name node and job trackers are master and data node and task trackers are slave. ठीक है, तो job tracker and task tracker interactions after a client calls the job tracker to begin a data processing job. The job tracker partitions the work and assigns different map and reduce task to each task tracker in clusters. ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर. नो सर. तो ये हो गया हमारे ये ठीक है, तो ये आपके सिलेबस के अंदर वर्किंग विद दी ये हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम बिल्डिंग ब्लॉक. तो इसके अंदर हमने ये पूरे इनको समझ लिया. ठीक है, एचडीएफएस मैप रिड्यूस के अंदर जॉब ट्रैकर टास्क ट्रैकर ये क्या है.
Now we going to discuss about the कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के बारे में हमें तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जब हम हमें इसकी प्रोग्रामिंग आती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें समझना होगा कि बेसिकली कौन कौन सी फाइल्स है, किस थ्योरेटिकल पार्ट से हम समझ लेते हैं इसको। ठीक है, तो हडूप क्लस्टर के बारे में आपको आइडिया लग गया कि बेसिकली क्लस्टर क्या है। क्लस्टर इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा नोड। ठीक है, तो डेटा नोड मतलब कि डेटा नोड एंड टास्क ट्रैकर। तो वहाँ पे हमें कितने एक क्लस्टर के अंदर क्या होता है, मल्टीपल डेटा नोड हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी योर फाइल साइज। ठीक है, तो और फाइल साइज को, जो क्लाइंट की फाइल है वो कितने पार्ट में या कितने चंक्स में वो स्प्लिट हो रही है, कितने पार्ट डिवाइड हो रही है, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि हमारा एक क्लस्टर का साइज डिफाइन होता है। ठीक है, तो द मेजॉरिटी ऑफ द हडूप सेटिंग्स आर कंटेंट इन द एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। तो जितना भी आपका व्हाट वी कैन से कि जो भी हडूप की हमारी कोडिंग होगी, है ना, कोडिंग जो होगी वो हमारी जावा के अंदर होती है। तो जावा के अंदर हमारी कोडिंग होती है। तो जावा हमारे सिस्टम के अंदर जावा होना चाहिए, और दूसरी चीज हमारे सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए, हडूप इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो अब उसके अंदर क्या होता है, हडूप के अंदर हमें सेटिंग अपडेट करना होता है। जैसे अगर हम कोई भी वेबसाइट हम डेवलप करते हैं, चाहे वो पीएचपी में हम वेबसाइट को बनाते हैं, या जावा जेएसपी में, या डॉटनेट फ्रेमवर्क में, एएसपी डॉटनेट में, किसमें भी हम बनाएं, तो एक्सएमएल प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जितनी भी ई कॉमर्स साइट्स अभी करेंटली रन हो रही है, उसमें जो भी चीजें डायनामिकली अपडेट होती है, दे आर ओनली ड्यू टू दी एक्सएमएल। ठीक है, दे आर ड्यू टू दी एक्सएमएल, क्योंकि एक्सएमएल के अंदर क्या होता है, हमारा डायनेमिक डेटा स्टोर, डायनेमिकली वी कैन अपडेट दी डेटा। ठीक है, तो तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जो हडूप क्लस्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं, हडूप की जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर एक्सएमएल फाइल्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इन योर वेबसाइट के अंदर, जैसे वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल अपडेट करते हो, सेम चीज आपके क्या करते हैं हडूप के अंदर भी आप करते हो। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ हडूप क्लस्टर वी नीड टू कॉन्फ़िगर सेवरल एक्सएमएल फाइल्स। ठीक है, all the configuration files are stored in conf directory of Hadoop। तो यहाँ पे जब आप Hadoop इंस्टॉल करोगे, अभी जो भी 3.x वर्जन Hadoop के चल रहे हैं, तो अगर आप Hadoop इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, तो फर्स्ट थिंग है कि जावा के अंदर, जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होनी चाहिए, जावा का जो भी लेटेस्ट वर्जन है, जावा के 8 या 8 के ऊपर की जो भी वर्जन है वो इंस्टॉल हो। साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जब आप Hadoop को इंस्टॉल करोगे, तो Hadoop के होम डायरेक्टरी यानी फोल्डर के अंदर यू हैव टू क्रिएट द कॉन्फ नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है, और उसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल एक्सएमएल फाइल्स विल बी क्रिएटेड। ठीक है, जो कि हर फाइल अपने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमारी होगी। तो कुछ फाइल्स होगी हमारे वो नोड्स को क्रिएट करने के लिए, कोई कुछ फाइल होगी हमारे सर्वर्स को क्रिएट करने के लिए। तो ये तो इस तरह से क्या है कि हडूप अंडरस्कोर होम, ये डायरेक्टरी के अंदर गए, लिस्ट देखा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो कौन कौन सी है, तो ये जो लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है, जैसे कैपेसिटी शेड्यूलर डॉट एक्सएमएल, कॉन्फ़िगरेशन डॉट एक्सएलएस, हडूप हाइफन डिफॉल्ट डॉट एक्सएमएल, ठीक है, हडूप साइट डॉट एक्सएमएल, एसएसएल इन्फो डॉट एक्सएमएल डॉट एग्जाम्पल। तो अल्टीमेटली वी कैन से देयर आर 1, 2 and 3 XML फाइल्स। ठीक है, तो कैपेसिटी हाइफन शेड्यूलर डॉट एक्सएमएल, Hadoop हाइफन डिफॉल्ट डॉट एक्सएमएल एंड Hadoop डॉट साइट डॉट एक्सएमएल, ये 3 XML फाइल्स आपको क्रिएट करनी पड़ेगी इनसाइड दी Hadoop अंडरस्कोर होम फोल्डर के अंदर, कॉन्फ फोल्डर के अंदर। ठीक है, ये आपने पहले काम किया। उसके बाद करने के बाद, तो इन Hadoop underscore env environment.ss define the Java home environment variable
टू पॉइंट टू दी जावा इंस्टॉलेशन डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक हडूप इन्वायरमेंट जो है hadoop -environment.sh, ये भी हमारी रीड राइट फाइल है। तो उसके अंदर क्या करना, उसको नोटपैड पे ओपन करके क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको जावा का जो भी जावा का वर्जन आपने इंस्टॉल कराया है उसको क्या करोगे, चाहे तो इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके आप क्या कर सकते हो, उसके पाथ को सेट करो। ठीक है, या उसका पाथ आप डायरेक्ट दो। बिफोर वर्जन 0.2 these XML files are hadoop-default.xml and hadoop.site.xml। तो जो hadoop 1.1 क्रॉस जो hadoop के प्रीवियस वर्जन थे उसके अंदर दो ही XML फाइल बनती थी, एक थी हमारी hadoop-default.xml एंड hadoop-site.xml। ठीक है, बट और इसमें hadoop-default.xml क्या कंटेन करके रखता है, contains the default Hadoop setting to be used unless they are explicitly overwritten in hadoop-site.xml। ठीक है, तो इसके अंदर वो हमारे डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती थी, डिफॉल्ट सेटिंग होती थी हडूप की, जिसको हम चेंज नहीं करते थे जब तक कि हडूप साइट के अंदर हमने किसी तरह का कोई अपडेट नहीं किया। ठीक है, तो इन वर्जन 0.20 द hadoop-site.xml फाइल हैज 3 सेपरेटेड आउट इनटू 3 XML फाइल्स। तो यहाँ पे पहले दो फाइल थी, एक तो hadoop का -default और दूसरी थी hadoop-site। तो hadoop-site के भी जो थी वो 3 फाइल से बनी थी XML फाइल। एक तो core-site.xml and second one is hdfs-site.xml and third one is the MapReduce, तो map-red-site.xml। तो ये तीन आपकी फाइल थी किसके अंदर, ठीक है। तो ये हडूप के अंदर आप उसको लिख लेना कि दो फाइल बनी, एक हडूप डिफॉल्ट और एक दूसरी बनी हमारी हडूप साइट। हडूप साइट के अंदर भी हमारी तीन थी, कोर साइट, HDFS साइट और MapReduce साइट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा प्रीवियस, क्या बेटा, What is the role of this file? हेलो, What is the role of this file? आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलना। What is the role of this files default.xml? ये जो, हाँ, जितनी भी ये फाइल्स है ना, जो भी हमारी ये जो फाइल्स है, ये फाइल का रोल क्या है कि जो भी हम मैं, क्योंकि अभी तक हमने आर्किटेक्चर को समझा, HDFS को समझा, MapReduce को समझा। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जब इसकी कोडिंग कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम आप बना रहे हो, वर्ड काउंट का प्रोग्राम बना रहे हो, वेदर डेटा सेट पे रिलेटेड कोई प्रोग्राम आप बना रहे हो, तो क्या करोगे, आप प्रोग्राम को रन करोगे तो आपने उस प्रोग्राम को जावा में बनाया। ठीक है, तो उसमें जैसे मैपर मैपर ड्राइवर कोड, इस तरह से बहुत सारे कोड है आपके, आप यूनिट 3 के अंदर है। तो उन सबको बनाने से पहले, उनको रन करने से पहले क्या होता है कि आपको हडूप की सेटिंग, डिफॉल्ट सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, इन्वायरमेंटल वेरिएबल को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो उस कंडीशन में अगर जो भी प्रोग्राम आपने बनाया है, मान लो कि xyz.java, तो उस xyz.java की भी डिटेल्स जो है वो किसी न किसी XML फाइल के अंदर आप मेंटेन करोगे, स्टोर करके रखोगे। तो ये XML फाइल्स के अंदर वो डिटेल्स आप मेंटेन करोगे। आगे देखते हैं उसमें क्या क्या। ठीक है, तो core-site.xml, तो ये हमारी तीन पहले की फाइल हुआ करती। तो a Hadoop cluster can be configured in one of the three mode by modifying the above XML files। तो अभी वो जो आपका सिलेबस में मैंने बताया था कि अभी जो हमारे फाइल XML फाइल है वो दो तो दिखा दिया कि Hadoop, एक तो हमारी क्या हो गई हडूप डिफॉल्ट और एक हो गया हमारा हडूप साइट। हडूप साइट के अंदर हम HDFS से रिलेटेड कर रहे हैं, कोर साइट से रिलेटेड कर रहे हैं और मैप। तो ये HDFS के अंदर HDFS से रिलेटेड डिटेल हो गई, है ना, मतलब HDFS-site.xml के अंदर क्या हो गया, HDFS से रिलेटेड हो गया, मतलब नेम नोड और डेटा नोड से रिलेटेड डिटेल्स इसके अंदर होगी। MapReduce के अंदर होगी जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर से रिलेटेड डिटेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें हम देख रहे हैं। कोर साइट क्या होगी, ये दोनों को कंबाइन करके रखता है ये चीज। तो ये सब चीजों को क्या करना है कि हडूप क्लस्टर कैन बी कॉन्फ़िगर्ड इन वन ऑफ द 3 मोड्स। एक तो लोकल स्टैंड अलोन मोड, एक सूडो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड एंड फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड मोड। तो ये 3 मोड हमारे यूज होते हैं
in order to configure the Hadoop cluster. ठीक है? Okay. Now अब यहाँ पे लोकल स्टैंड अलोन मोड, तो इट इज द डिफॉल्ट मोड ऑफ Hadoop, है ना? इट इज द डिफॉल्ट मोड ऑफ Hadoop. तो डिफॉल्ट मोड ऑफ Hadoop है, तो उसमें क्या करता है, व्हेन वी फर्स्ट अनकम्प्रेस द Hadoop सोर्स पैकेट, इट डज नॉट कंसीडर आवर हार्डवेयर सेटअप्स. ठीक है? Hadoop chooses to be conservative and assumes a minimum configuration. ठीक है? तो all 3 XML files और Hadoop site.xml before version this are empty under this default. ठीक है? तो डिफॉल्ट मोड के अंदर क्या होता है कि ये सब फाइल्स जो होगी वो हमारी क्या होगी, खाली होगी. तो उसके अंदर हम क्या कहें, किसी तरह की कोई सेटिंग्स नहीं होती. ठीक है? व्हेन वी अनकम्प्रेस द Hadoop सोर्स पैकेट. तो आप साइट पे जाओगे, जैसे अपेचे की साइट पे जाओगे, अपेचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, और उस पे से आप वहां से Hadoop फ्रेमवर्क को आप डाउनलोड करोगे, तो एक जिप फाइल होगी, एक जार फाइल होगी, उसको आप डाउनलोड करोगे और उसको क्या करोगे, अनकम्प्रेस करोगे. ठीक है? तो अनकम्प्रेस करने पे क्या होगा कि, ठीक है, अनकम्प्रेस करेंगे तो वो किसी भी तरह से कोई हार्डवेयर सेटअप नहीं रखेगा कि मैप कि नेम नोड क्या है, कैसे आप मैं कॉन्फ़िगर कर रहे हो, आपका मैप रिड्यूस कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे हो, आप HDFS को कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ये सब चीज़ें उसमें नहीं रहेगी. ठीक है? तो Hadoop chooses to be conservative and assumes a minimal configuration. All 3 XML files are empty under this default mode. Okay? तो ये XML वर्जन 1.0, ये तो आपने क्या, ये XML जैसे ही होता है. ठीक है? XLS जैसे हमारा CSS होता है वैसे XLS होता है. तो configuration.xsl ये वाली फाइल आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है ना, ये Is configuration.xsl. it related to database connectivity? No, it is not a database connectivity. It is used for making the clusters. It is used for making. Why are we using XML file? Actually, XML file is used to do configuration of your various daemons, जो भी नोड्स हम यूज कर रहे हैं और जितने भी हम हार्डवेयर यूज कर रहे हैं. एक्चुअली अगर मैं अपने सिस्टम को, अगर मैं एक Hadoop फ्रेमवर्क बनाना चाह रहा हूँ, तो मेरा सिस्टम तो ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है? कि इसके अंदर मेरे कमोडिटी हार्डवेयर है या कुछ है, बट आई वांट टू रन द प्रोग्राम ऑफ Hadoop. ठीक है? Hadoop के प्रोग्राम को रन करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में कैसे हम उसको रन करेंगे. जो चीज मैं अपने सिस्टम पे करूंगा वही चीज हमारी क्या होगी, उस क्लाउड पे भी होती. ठीक है? तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जब हम हमारे सिस्टम पे रन कराने की कोशिश करते, हाउ वी विल रन Hadoop प्रोग्राम. ठीक है? मैप रिड्यूस का प्रोग्राम को हम कैसे रन करेंगे, जब तक कि हम हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या होती है, अपनी खुद की एक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है. ठीक है? अब वो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग वो कैसे करा रहा है, कुछ लोग में क्या होगा कि आप सीधे सीधे पाथ दे दो, किसी में डेटाबेस के लिए, वो डेटाबेस से कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप कोडिंग के अंदर ही दे दो, ये चीजें होती है. जैसे ना, जैसे जावा के अंदर jdbc.odbc.jdbc ड्राइवर, फिर उसमें ड्राइवर का नेम और उसके बाद पासवर्ड डाल दो, तो इस तरह से हमारा वैसे काम चल जाता था. लेकिन जब Hadoop का है, तो Hadoop के अंदर क्या कर रहे हैं हम, जितने भी हमारे डेमन्स हैं, जितने भी 5 डेमन्स हैं, 5 डेमन्स में क्या कर रहा है, एक आर्किटेक्चर हो रहा है कि क्लाइंट है, क्लाइंट नेम नोड से कम्युनिकेट कर रहा है, नेम नोड जो है वो हमारे डेटा नोड से कम्युनिकेट कर रहा है. ठीक है? डेटा नोड है, उसके साथ साथ टास्क ट्रैकर है, उधर सेकेंडरी नेम नोड है, सेकेंडरी नेम नोड के साथ हमारा जॉब ट्रैकर है, जॉब ट्रैकर टास्क ट्रैकर से कम्युनिकेट कर रहा है. हाउ दे विल कॉन्फ़िगर. ठीक है? हाउ योर फाइल विल बी कॉन्फ़िगर्ड. तो ऐसे, तो उसलिए क्या हो रहा है कि जावा के अंदर क्या होगा, जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है उसके लिए ड्राइवर का एक कोड लिखा होगा, मैपिंग कर रहे हैं तो मैपर का कोड लिखा होगा, रिड्यूसर है तो रिड्यूसिंग का कोड लिखा होगा. तो इन सब चीजों को क्या करना पड़ रहा है हमें, HTML फाइल के अंदर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ताकि उन सबका कोड हमारा इसके अंदर इंक्लूड हो जाए. समझ आ रहा है? तो इस चीज लिए हमने क्या करा है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया कि इट इज द XML फाइल विच विल कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन. ठीक है? और डिटेल्स आप Can be done in admin also. क्या In
been on Can be done on that means I will see it, है ना, उसके बाद फिर बताऊंगा। हेलो, okay. ठीक है। तो यहाँ पे हमारे तीन तरीके की ये मोड्स हैं, स्यूडो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड, फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड मोड। तो ये डिफॉल्ट जो है वो हमारा लोकल मोड होता है। तो उसके अंदर जैसे हमने XML की फाइल का है कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट और कॉन्फ़िगरेशन क्लोज, तो इसके अंदर वो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। तो इट्स प्राइमरी यूज इज फॉर डेवलपिंग एंड डिबगिंग द एप्लीकेशन लॉजिक ऑफ अ मैप्रोड्यूस प्रोग्राम विदाउट द एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरेक्टिव विद द टैग्स। ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे लोकल मोड का काम क्या है। इट इज यूज फॉर मैप रिड्यूस प्रोग्राम। मैप रिड्यूस के लिए कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम ये वाला यूज करें। ठीक है, डेवलपिंग एंड डिबगिंग। उसके बाद स्यूडो डिस्ट्रीब्यूटेड कोड। तो this pseudo distributed mode is running Hadoop in a cluster of one with all daemon running on a single machine. एक all daemons मतलब कि जो भी nodes, ठीक है, name node, data node, जो भी। This mode allow us part of collection. MapReduce is a part of Collection. नहीं, MapReduce is a part of Hadoop framework, ठीक है, which is used for processing. ठीक है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ XML, बट XML के अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा। So this mode allows us to examine memory uses, HDFS input-output issues, and the other daemon interactions. तो providing simple XML file to configure a single server in this mode. तो यहाँ पे core site के अंदर आप, ठीक है, तो इसमें वैल्यू HDFS, तो HDFS भी क्या होगा, किसी ना किसी पोर्ट पे रन करेगा। ठीक है, तो ये जैसे लोकल होस्ट हमने क्या कर दिया 9000 पोर्ट। ठीक है, जैसे हमारा लोकल होस्ट 8080 हम कर देते ना Apache सर्वर के लिए, टॉमकैट के लिए, तो वैसे। ठीक है, तो उसमें डिस्क्रिप्शन है, तो प्रॉपर्टी है, यानी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन क्लोज के अंदर हम डिटेल इसकी डालेंगे। फिर एक हमारा मैप रिड्यूस है। तो मैप रिड्यूस के अंदर क्या क्या है, जॉब ट्रैकर के अंदर हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, यही मैंने आपको बताया था। जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में जॉब ट्रैकर आएगा। ठीक है, वैल्यू क्या होगी, कौन से होस्ट होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, प्रॉपर्टी भी होगी, तो ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम देंगे। ठीक है, और HDFS साइट के अंदर क्या होगा कि हम कौन सी फाइल सिस्टम को यूज कर रहे हैं, कितनी रेप्लिका आप क्रिएट कर रहे हो। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गई नेम, तो DFS डॉट रेप्लीकेशन, तो आप वैल्यू कितनी 1, तो इसकी कोई डेफिनेशन होगी कि 1 का मतलब एक रेप्लिका क्रिएट हो रहा है, 2 रेप्लिका क्रिएट हो रहा है, 3 रेप्लिका क्रिएट हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या है हमारी। तो यहाँ पे ये तीनों की स्यूडो डिस्ट्रीब्यूशन मोड में, तीनों हमारा, एक तो कोर हो गया, कोर साइट, ठीक That है, means तो क्या, अरे टैक्स के अंदर ही होता है। हाँ, तो यहाँ पे डिफॉल्ट डॉट नेम हो गया HDFS के अंदर लोकल होस्ट। तो ये हम कैसे हम HDFS को रन करेंगे, इसके लिए वो हमारे कोर साइट हो गए। दूसरी चीज होगी मैप रिड्यूस के अंदर, कि मैप रिड्यूस के प्रोग्राम को हम कैसे डेमन रन करेंगे, वो चीजें होगी। तीसरा हमारा HDFS की कैसे हमारी फाइल्स स्प्लिट होगी, कैसे हमारे रिप्लिका क्रिएट होंगे, वो सब चीजें की डिटेल यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे एक दो प्रॉपर्टी लिखी, ऐसे देयर में भी सो मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ दी प्रॉपर्टीज पॉसिबल की। ठीक है, तो उसमें केवल XML के अंदर डिफाइन किया होगा कि कितने आपके डेटा नोड की जरूरत है, कितने हमारे हर एक डेटा नोड का साइज क्या है, ब्लॉक कितने हैं, ये सब चीजें क्या होगी HDFS के। ठीक है, या फिर वो जो सॉफ्टवेयर हम डाउन इंस्टॉल कर रहे हैं हमारे Hadoop के अंदर, उसका कोई डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसके को हमें गो थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, so the actual number of replication can be specified when the file is created. ठीक है, तो the core site and the map private are we specify the host name and port of the name node and the job tracker. ठीक है, respectively. HDFS site.xml we specify the default replica factor for HDFS. We must also specify the location of secondary name node in the master file and the slave node in the slave files. तो ये हमारे किसके अंदर हो रहा है, HDFS साइट के अंदर। ठीक है, कि कैसे आप डिफाइन करें। While all the daemons are running on the same machines, they still communicate with each other using the same secure software SSH protocol as if they were distributed over a cluster.
we need to check the machine allow you to SSH back to itself. ठीक है, तो ये लोकल है। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होंगे जिसको बिना कोडिंग के, बिना प्रोग्रामिंग के हम समझ नहीं सकते, बस थ्योरेटिकल पार्ट्स के लिए इसको हमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था सबसे शुरू में। तो if the above command results an error, then set up of the SSH by using the following command. ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो कि हमको देखनी पड़ेगी। तो डेटा जॉब ट्रैकर, ये कुछ क्या बोल सकते हैं, ये होस्ट आईडी हो गया। ठीक है, तो इन पे ये रन होते होंगे, टास्क ट्रैकर, सेकेंडरी नेम नोड, डेटा नोड एंड जॉब ट्रैकर, जेपीएस में। ठीक है, तो ये आपके दो अभी हो गए। कल मैं आपको ये पार्ट आपको बता दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि कोई प्रोग्राम आप जो रन हो जाए वो उसको मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो सेकेंड यूनिट में हम देख लेंगे कि कैसे प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड मोड को हम लोग डिस्कस कर लेंगे ऑन दी नेक्स्ट क्लास। ठीक है बेटा। हेलो। ओके सर। हेलो। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।